कि कटता कौन है और काटता कौन है, यह आप देख लीजिए। तो लगता है कि पिताजी की विचारधारा पर पुत्र का विचारधारा हावी हो चुका है। कम से कम वहाँ के कुछ लोगों को इज्जत मिल जाती है, लेकिन खड़े रहते कल उनको भी नहीं देखा गया। एक लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में कल विपक्षी एकता बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सहित कई शीर्ष नेता शामिल हुए। उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए और शरद पवार भी शामिल हुए। लेकिन इस बैठक को लेकर नाराजगी AIMIM को भी है। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान हमारे साथ है। बैठक हुई, इस बैठक को लेकर आपकी क्या रंजिश है? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरे कुछ वसूली सवाल हैं कि देश की जनता इस वक्त चाहती है और MIM बड़े मजबूती से चाहती है कि देश की गद्दी से नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को हटाया जाए। और देश में कोई एक ऐसी पार्टी तनहा नहीं है जो अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ सके। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि लार्जर अलायंस की एक गठबंधन बने। और जो कुछ प्रयास कल हुआ है और जिसका प्रदर्शन हुआ है, इसमें कई कमियां हैं। ये आधी अधूरी कोशिश है, ये आधा अधूरा गठबंधन है, इनकम्प्लीट है। उसी पर हमने सवाल खड़ा किया है, क्या इस देश की आज़ादी से लेकर इस वक्त तक तमाम तर मूवमेंट जो रहा है, क्या माइनॉरिटी के बगैर कामयाब हुआ है? क्या देश की 30 करोड़ माइनॉरिटी की आबादी को नज़रअंदाज करके आप चलना चाह रहे हैं? आपने माइनॉरिटी लीडरशिप को वहाँ पर कोई जगह नहीं दी, आपने सिखों को कोई जगह नहीं दी, आपने दलितों को कोई जगह नहीं दी, आपने ईसाइयों को कोई जगह नहीं दी। ये किस बात का संकेत है कि सब लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत बने, लेकिन बने तो मेरे ही कब्जे में बने? नहीं, महबूबा मुफ्ती थी सर वहाँ। सरदार कौन है सर? ये वहाँ पे महबूबा मुफ्ती भी थी, उमर अब्दुल्ला भी थे, ये लोग तो थे। अरे भाई, ये पिटे हुए वो मोहरे हैं जिन लोगों ने बीजेपी के साथ हुकूमत की है। और ये तारीख गवाह है कि कश्मीर के मुसलमानों से देश के मुसलमानों को मोहब्बत रही हो, लेकिन देश की मुस्लिम अक़लियत के मसाइल पर कश्मीर की लीडरशिप ने कभी बात नहीं की। इसलिए कश्मीर से बाहर की जो मुस्लिम आबादी देश में है, मुस्लिम अक़लियत है, वो कभी भी कश्मीर की मुसलमानों के लीडरशिप को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी हमारे मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाई है ना। और क्या वजह है? कश्मीर में तो वैसे भी जो आबादी उनकी है, वहाँ किसी को बुलाएंगे तो वही चल के आएंगे। लेकिन देश के बिखरे हुए मुसलमानों को एकजुट करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या IUDF हो, क्या मुस्लिम लीग हो, इसमें से कोई धड़ा ऐसा नहीं था जो आपके मंच में बैठने के लायक हो। आप इसके माने कि मोदी मुक्त भारत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अल्पसंख्यक मुक्त गठबंधन बनाना चाह रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार्य लोगों को नहीं होगा कि आप उनका साथ लिए बगैर वो करें। जो लोग ईमानदारी के साथ, क्योंकि बीजेपी को पूरी तौर पर आप देखेंगे कि गुजरात की नस्ल कुशी हो या बाबरी मस्जिद का तोड़ना हो या मॉब लिंचिंग्स हो, हमेशा उन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को ही टारगेट किया है। तो माइनॉरिटी के लोग तो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि बीजेपी हटे। तो आप हमारी इसी मजबूरी को, ये जो हमारी इच्छा है वो हटे, इसी का आप शोषण और दोहन कर रहे हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं से काट छाँट रहे हैं। एक सवाल ये है कि आपने ये आरोप लगाया है कि उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया गया, ये जो अक़लियत की जो जमात है उसको नहीं बुलाया गया है। 12 जुलाई को संभावित एक तिथि है कि वहाँ जब शिमला में फिर से ये लोग बैठेंगे। उसमें क्या लगता है कि आप लोग अपनी तरफ से पहल करेंगे, जो ओवैसी साहब है वो पहल करेंगे कि अगर हमें नहीं बुलाया पटना में तो शिमला में बुला लो, हम वहाँ पे जाएंगे? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी लोगों को समेटने की होती है। हम जनता के सवाल को और पार्टी का जो नज़रिया है, आपके माध्यम से ये सवाल तो हम उठा रहे हैं कि देश से इस तानाशाह को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो क्या तनहा अपने अंदर में इतनी ताकत आपने पैदा कर ली है? इसमें बहुत सारे लोग तो कल उन्हीं के साथ रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन का काम जो कर रहे हैं, इनका तो रिश्ता उनके साथ रहा है ना। माननीय नीतीश कुमार जी ही ने तो बिहार में बीजेपी को स्थापित किया, घर घर RSS और बीजेपी को इसने पहुंचाया। इन लोगों के तो सत्ते की लड़ाई है, इनके मुफाद का मसला है। MIM का तो विचारधारा का मसला है कि हमारा विचार ही है कि सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में देश न जाए, इससे देश का नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। तो हमसे ज़्यादा
बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ सकता है? एक सवाल ये है, एक आरोप ये भी लगता है कि जहाँ पे आप खड़े होते हैं, आपकी पार्टी जहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती है, जो मुस्लिम वोट है वो उसमें बिखराव होता है और सीधे भाजपा वहाँ से लाभ उठा के निकल जाती है। ये महाराष्ट्र में भी देखा गया, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, और 2 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे तो जो सीमांचल का जो इलाका था, आपकी मौजूदगी की वजह से वहाँ पे राजद को नुकसान पहुँचा। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर क्या लगता है, अगर आप इसी मानसिकता से फिर 2024 के चुनाव में जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसी चीज़ का लाभ उठाएगी? ये वही लोग बोलते हैं जिनको इतिहास से कोई सरोकार नहीं है, जिनको वाक़यात याद नहीं रहते होंगे। 2014 में यूपी में हम लड़े थे क्या? और 80 सीटों में कितनी सीट पर जीत कर आई थी बीजेपी? 2014 में बिहार में हम लड़े थे क्या? कितनी सीटों पर बीजेपी जीत गई थी? 2019 में हम 1 सीट पर लड़े और कितने सीटों पर बीजेपी जीत गई? ये कौन, किसने सिखा दिया आप लोगों को? ये कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के वोटों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो यही अफवाह फैलाते हैं। क्यों नहीं गठबंधन में जगह दिया इन लोगों ने? अगर ऐसी बात थी तो मैंने, ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को गुलाम बना के रखें, अक़लियत के लोगों को जूते के नीचे दबा के रखें, और यही दिग्भ्रमित किया करते हैं लोगों को। हम कहाँ लड़े? हम कहाँ लड़े? जिन जगहों पर नहीं लड़े हैं वहाँ पर भी बीजेपी जीत गई है। इनको अपनी कमियां नज़र नहीं आ रही हैं। हम दिल्ली में लड़ने के लिए गए तो दिल्ली में तो मेरा संगठन भी था, नीतीश कुमार जी भी लड़ने के लिए चले गए, आप उनको बात नहीं कहेंगे, है ना। हम कुर्नी में लड़े तो वहाँ पर साधु यादव जी लड़े, उनकी तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। ले देकर ये कि ये गुलामों के बच्चे ये लीडर बनने का शौक़ क्यों रखते हैं, ये सारा आरोप हम पर करते हैं। ये अनर्गल बयानबाजी है लोगों की, और आप पत्रकार लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इतिहास का ज़रा ख्याल रखिए। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, 2014 में यूपी की तारीख पढ़ लीजिए आप। बात आपकी एक जगह एक मुनासिब तक सही है। आगे यहाँ से क्या है? अगले साल चुनाव भी है, क्या लगता है? भाई, हम लोगों ने पहले भी कहा था, हमारे दिल भी खुले हैं, दरवाज़ा भी खुला है। हम लोग लार्जर गठबंधन में हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम मैसेज भी देना चाहते हैं बिहार के मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, रिलीजियस हमारे लीडर्स हैं उसको, बिहार के समाजवादी विचारधारा के लोगों को, कि कटता कौन है और काटता कौन है। यह आप देख लीजिए। हमने हमेशा जनहित में, लोकहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में हमेशा हमने सांप्रदायिक शक्तियों से अलग रहने का काम किया है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे अलग रहने के बावजूद भी हमको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुली आंखों से देखिए। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव ईमानदार है इस गठबंधन को लेकर? देखिए, आप कितने ईमानदार और कितने गैर ईमानदार हैं ये तो समय बतलाएगा। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई है कि कल आदरणीय लालू जी बैठे हुए थे और बिहार मेज़बानी कर रहा था। लालू जी ने हमेशा माई की बात कही थी, तेजस्वी जी ने A to Z की बात कही। तो लगता है कि पिताजी के विचारधारा पर पुत्र का विचारधारा हावी हो चुका है। अगर लालू जी के माई का समीकरण का मसला होता तो देश के मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का ये हाल नहीं होता। और बिहार मेज़बानी कर रहा था, बिहार में भी राजद के और जदयू के और भाजपा के, जदयू के और कांग्रेस के जो मुस्लिम चेहरे थे, कुछ न कुछ मझल के लीडर दूसरी पार्टियों के नज़र आए तो कुछ मुस्लिम चेहरे भी नज़र आते। हालांकि हमारे इस खड़े रहने से कम से कम वहाँ के कुछ लोगों को इज्जत मिल जाती है, लेकिन खड़े रहते कल उनको भी नहीं देखा गया। तो ये बात हैरत की है कि लालू जी का माई समीकरण अब ख़त्म हो चुका है और तेजस्वी जी का A to Z का जो नज़रिया है वो हावी है। और तेजस्वी जी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 26 अक्षरों में से एक अक्षर गायब भी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो ये हमारे साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये अख्तरुल ईमान साहब थे। साफ तौर से जो कल बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर इन्होंने कुछ सवाल किए हैं, और सवाल ये है कि वहाँ पे जो बैठक हुई है, जो 16 दलों के जो लोग थे, उसमें जो मुसलमान है, जो अक़लियत जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।